अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास स्टूडेंट केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स क्या कि हमने उसकी बैरूनी हालतें पढ़नी है मैटर की। मैटर जैसे हमने पढ़ा कि एनीथिंग दैट हैव मास एंड स्पेस। अगर हम फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में देखते हैं, हमारे पास लिक्विड है, गैस, सॉलिड, ये तीन हमारे पास फेजेस हैं। इनमें क्या स्टडी करना है, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कैसी कौन सी फोर्सेस मौजूद हैं जो इनमें से अलग जो इनके मॉलिक्यूल्स को या आयंस को आपस में बांध के रखती है। इनकी डेफिनेट शेप किस वजह से है, किस लिहाज से इनका स्ट्रक्चर है, फिर कौन सी सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज है गैसेस की हैं, लिक्विड्स की हैं और सॉलिड्स की है। सबसे पहले अगर हम सॉलिड में बात करें तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग होने की वजह क्या है, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड है, वो अपनी अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है। फिक्स्ड होने की वजह से क्या होगा, उनकी जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे पे बराबर लग रही हैं क्योंकि उनमें डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम होने की वजह से भी फोर्सेस जो है ग्रेटर है। अगर वही हाल हम लिक्विड में देखें तो लिक्विड में क्या, अगर हम एक बीकर में पानी ले लें, जी ये वाटर है लिक्विड में बीकर, इसके मॉलिक्यूल्स कुछ यहाँ है, इनमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो काफ़ी वीक है। वीक इसलिए हैं क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस से काफ़ी फासले पे है। यही हिसाब अगर हम गैस का ले लें एक कंटेनर में, इसी तरह इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, वीक है, रिलेटिवली वीक एंड वीकेस्ट, क्योंकि इनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मॉलिक्यूल्स में, आयंस में, गैस के पार्टिकल्स में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ एक बात कह सकते हैं, गैस में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है, जो मॉलिक्यूल्स को जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब तर आ जाएंगे। इसी तरह हम गैसीय स्टेट में कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ में हम सबसे पहले डिफ्यूजन की बात करते हैं। जी, डिफ्यूजन ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें गैस पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, रैंडमली मूवमेंट करते हैं, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या ले सकते हैं हम, परफ्यूम स्प्रे। अगर हमने एक कमरे के एक नुक्कड़ में के किनारे की तरफ अगर हमने स्प्रे किया परफ्यूम का, हम उसको देखते हैं कि वो दूसरी तरफ भी हमें महसूस हो रही है, उसकी खुशबू हमें दूसरी तरफ भी आ रही है। वो कैसे आ रही है, मिक्सिंग हुई है पार्टिकल्स की। हवा के पार्टिकल्स जो हम कमरे में मौजूद थे उसके साथ क्या हुआ है, परफ्यूम के पार्टिकल्स भी मिक्सअप हो गए हैं, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हुई है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होती है जो खुद ब खुद स्पीड से हो, इस मूवमेंट को हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन्स विद वन अनदर। कोलिजन्स क्या है, रगड़ लेनी, रगड़ते हुए क्या करते हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं, और जैसे ही मिक्सअप होते हैं वो क्या में क्या हो जाता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस अकर करता है। डिफ्यूजन क्या प्रॉपर्टीज में बात करते हैं कि गैसेस जो है डिफ्यूज फास्टली देन लिक्विड्स। गैसेस की डिफ्यूजन जल्दी की होती है लिक्विड्स की, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले कि गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ज़रा काफ़ी हद तक वीक होती हैं। वीक होने की वजह से वो क्या करती हैं, एक दूसरे से दूर ब दूर भागती हैं, वो क्या कहते हैं, जल्दी ट्रैवल करती हैं। इसलिए क्या होती है, जो गैसेस की डिफ्यूजन है वो रैपिडली होती है लिक्विड्स की बजा पे। फिर हम दो किस्म की तो बातें करते हैं, कुछ होती हैं लाइटर गैसेस। फिर लाइटर गैसेस क्या करती हैं, मूव रैपिडली, देन हैवियर गैसेस। क्या कह रहा है कि जो गैसेस जिनका वजन हल्का होता है या जिनका मॉलिक्यूलर मास स्लो हो या वीक, मॉलिक्यूलर मास कम हो, और जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो, वो क्या करते हैं, उनकी डिफ्यूजन में भी प्रोसेस में भी क्या होती है, स्पीड तेज़ और स्पीड कम होती है। आप कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि हल्की जो गैसें हैं वो जल्दी डिफ्यूज़ होती हैं भारी गैसों की निस्बत। इसीलिए हम हिसाब लगा लेते हैं, हाइड्रोजन जो है डिफ्यूजेस फास्टली
और रैपिडली देन ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन जब मॉलिक्यूलर मास है वो कम है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास की वजह से। जी एग्जांपल की प्रूविंग हम ऐसे कहते हैं कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या है 2 है। फिर ऑक्सीजन के अगर मास की बात करें तो ये O2 है, इसका मतलब ये 32 AMU। फिर अब देखें यहाँ इसका हमने हाइड्रोजन को लाइटर इसलिए बोला है क्योंकि जो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कम है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, इसलिए मॉलिक्यूलर मास की वजह से इनका साइज़ जो है हाइड्रोजन का वो कम हुआ और कम साइज़ वाली चीज़ ज़्यादा तेज़ भागती है या ज़्यादा ट्रैवल करती है। ये थी एग्जाम्पल्स डिफ्यूजन की और एग्जाम्पल से अच्छा खासा एलेबोरेशन हो गई है कि डिफ्यूजन क्या प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं इफ्यूजन की। जी इफ्यूजन, जैसे हमने डिफ्यूजन की बात की इसी तरह हम इफ्यूजन की बात करते हैं। इफ्यूजन की बात करने से पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने मोटरसाइकिल का देखते हैं टायर पंक्चर हुआ, टायर पंक्चर होने की वजह क्या थी? जब पंक्चर वाला देखते हैं उसमें लगा होता है कील लगने की वजह से हवा क्या होती है कि प्रेशर की वजह से सारी बाहर आ जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं केमिस्ट्री में? इफ्यूजन का। इफ्यूजन क्या है? Diffusion is the process in which the escaping of gas molecules through a tiny hole, यानी एक छोटे से सुराख की वजह से जो गैस मॉलिक्यूल्स बाहर निकल आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इफ्यूजन। जी ये क्या थी? इफ्यूजन। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो मैंने आपको पहले दी है, टायर पंक्चर्ड। जब भी किसी गाड़ी का या मोटरसाइकिल का या साइकिल का टायर पंक्चर होता है तो फिर क्या देखते हैं हमको बड़ी स्पीडली 2-3 मिनटों में सारी हवा की हवा क्या बाहर निकल आती है। तो ये क्या करती है? डिफ्यूजन के प्रोसेस है। इफ्यूजन किस पर डिपेंड करती है? इफ्यूजन डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास पे ही। मॉलिक्यूलर मास पे इसलिए क्योंकि साइज की वजह से, जितना साइज छोटा होगा पार्टिकल्स का उतनी जल्दी वो क्या होगी? जल्दी से निकलेगी। हम ये तो नहीं कह सकते एक बड़ा टायर ट्रक का टायर है और उसमें से हवा क्या करे 2 मिनट में निकल जाए, नहीं, साइज पर डिपेंड करता है। साइकिल के टायर में से जल्दी निकल आती है, मोटरसाइकिल के टायर में थोड़ा टाइम लगता है। फिर हम क्या कहते हैं? लाइटर। कि लाइटर गैस जो क्या करती है? मूव करती है रैपिडली। रैपिडली क्या करती है? स्पीड से। क्यों? लाइटर गैस का वजन कम होता है, वजन कम होने की वजह से वो ज़्यादा तेज़ तक भाग सकती है। ये बातें थी इफ्यूजन की और एग्जाम्पल से इसकी भी एलेबोरेशन ठीक हो गई है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रेशर है। प्रेशर हम कह सकते हैं गैस मॉलिक्यूल्स में कुछ भी प्रेशर है। प्रेशर हम कहते हैं दबाव लगाने को, जोर लगाने को। प्रेशर किसी चीज़ में हम ले सकते हैं, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स में प्रेशर होता है। हम जब भी गुब्बारा बनने लगते हैं तो हम क्या कहते हैं? एक प्रेशर से हवा उसमें भरते हैं ताकि जो हवा के पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, वो किस में चले जाए? बलून में चले जाए। फिर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। क्या हमने ऐसी फोर्स लगाई एक यूनिट एरिया में तो क्या हुआ? उसमें एक प्रेशर क्रिएट किया। हम क्या कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ और अगर हम इसी पे प्रेशर लगाएं फिर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? करीब करीब तरह आ जाएंगे। ये था प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड कि हमने क्या किया? उस पे कंटेनर पे प्रेशर लगाया, उसकी वॉल्स पे प्रेशर लगाने की देखें, जो पहले उसका जो स्ट्रक्चर लेंथ थी वो देखें और अब इसकी देखें, इसके साइज में थोड़ी डिक्रीज आई है। फिर क्या होगा? मॉलिक्यूल्स क्या हुए हैं? प्रेशराइज्ड हो गए हैं। जब हम कॉमन बात लेंगे, जब इंसान प्रेशराइज्ड हो जाता है तो उससे बोला भी नहीं जाता। इसी तरह अब ये मॉलिक्यूल्स प्रेशराइज्ड हो गए हैं। प्रेशराइज्ड होने की वजह से क्या है? इन पे वजन लगा, इन पे दबाव पड़ा है।
ये थी प्रेशर। प्रेशर का जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो P इज इक्वल टू F/A। F/A क्यों? F फोर्स एरिया। डेफिनेशन से इसकी हम एलैबोरेशन, इसके मैथमेटिकल वैल्यू भी क्या एलैबोरेशन करते हैं कि फोर्स लग रही है एक यूनिट एरिया पे, कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ पर यूनिट एरिया F/A। फिर इसकी हम SI यूनिट की बात करते हैं। SI यूनिट बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सी। ये फिजिक्स में होगा, आपको गालवन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि SI यूनिट से एक सिस्टम इंटरनेशनल बनाया था कि हमने उसमें ऐसी यूनिट्स बनाई जो थ्रू आउट द वर्ल्ड चल सके। ये एक स्पेसिफिक रीजन के लिए नहीं होती, थ्रू आउट द वर्ल्ड होती हैं। फिर उसमें हमने क्या किया, इसकी न्यूटन रखी। न्यूटन एक साइंटिस्ट था, उसने फोर्स की क्या रखी वैल्यू किस पे, अपने पे। हमने उसने क्या कि मीटर पर स्क्वायर में जो फोर्स लग रही है उसने न्यूटन का नाम दिया, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ऐसा यूनिट निकालने का तरीका, फोर्स न्यूटन में, एरिया मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। फिर उसके बाद एक पास्कल साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा था, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर किसके बराबर है, एक पास्कल के। P इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। कि हम प्रेशर को पास्कल में भी डिनोट कर सकते हैं या पास्कल में भी डिनोट कर सकते हैं और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में भी डिनोट कर सकते हैं। ये दो वैल्यूज थी इसकी, सिस्टम इंटरनेशनल की ये दो वैल्यूज थी, ये दो उसकी यूनिट्स थी। उसके बाद हम एक इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, बैरोमीटर की। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखते हैं। अब न्यूज़ में हम सुनते हैं कि आजकल हवा का काफ़ी दबाव है, वो दबाव हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, वो हमारे पास बैरोमीटर है। बैरोमीटर से हम मेजर करते हैं कि एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर चल रहा है। फिर एक हमारे पास और इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर से हम क्या करते हैं, हम लेबोरेटरी का प्रेशर डिनोट करते हैं कि लेबोरेटरी में हवा का दबाव कितना है। ये दो इंस्ट्रूमेंट से जो हम स्टडी करते थे प्रेशर देखने के लिए, और ये था हमारा प्रेशर का टॉपिक। जी नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक स्टैंडर्ड क्या है। प्रेशर तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बोलते हैं जो एटमॉस्फेयर पे प्रेशर लग रहा हो। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर पे कितना प्रेशर लग रहा है, कितना प्रेशर हमारी एटमॉस्फेयर पे लग रहा है। अगर हमने स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर चेक करना हो तो हम कहते हैं इट इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एन मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट सी लेवल। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कैसे चेक करते हैं, सी लेवल में हम 760 मिलीमीटर हाइट पर जाके, तो मरकरी का एक कॉलम हमारे पास, थर्मामीटर में एक येलो कलर का जो हम पारा जिसे बोलते हैं वो क्या होता है, वो मरकरी होता है। इसी तरह प्रेशर डिनोट करने पर भी हमारे पास मरकरी कॉलम होता है। वो मरकरी कॉलम, वो पारे को हम क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड कैसे चेक करते हैं, सी लेवल पे 760 मिलीमीटर की हाइट पर जाके, तो हम एक प्रेशर डिनोट होता है। जो वो प्रेशर मिलता है हमें, वो क्या होता है, वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हमें चाहिए होता है। वो क्या करता है, सपोर्ट करता है मरकरी कॉलम को सी लेवल पे, समुद्री सतह पे। अगर हम इसमें मुख्तलिफ क्या करें, डेरिवेशंस देखें या इसमें वैल्यूज देखें, तो हम देखते हैं कि 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होगा, 760 mm ऑफ Hg बोलते हैं मरकरी को। कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होगा, वो जो हमने देखा था किसमें था, वो 760 mm हाइट पे था। तो वो 1 ATM किसके बराबर हुआ, 760 mm हाइट पे। उसके बाद हम बात करते हैं टॉर्च पे। अगर हम देखते हैं कि 760 mm ऑफ हाइट मरकरी है, तो टॉर्च कितने होंगे, वो 760 टॉर्च होंगे। अगर हम 1 ATM में टॉर्च देखें तो वो
760 टॉर्क होंगे, के 760 टॉर्क होंगे। अब हम देखना है कि 1 ATM में कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर है, कितने पास्कल प्रेशर लगा है, वो है 101325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। न्यूटन मीटर पर स्क्वायर क्या है, 1 ATM में 101325 पास्कल लगे हैं। ये प्रेशर की मुख्तलिफ वैल्यूज हैं। अगर हम ATM की बात करें तो 1 ATM में कितना प्रेशर होगा कि 760 वैल्यू हो प्रेशर की, तो हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है 1 ATM। अगर 760 मिलीमीटर वैल्यू हो उसकी तो हम कह सकते हैं 1 ATM है। और अगर हम उसी को टॉर्स में लेना हो कि 1 ATM में कितने टॉर्स हैं, हम बोलेंगे 760 टॉर्स हैं, 760 टॉर्स। इसी तरह अगर हम कहेंगे 1 ATM में कितने टॉर्स आ जाते हैं 760 टॉर्स। फिर हमें दी गई है उन्होंने बोर्ड 1 या किसी एग्जामिनर या किसी टीचर ने पूछा है कि बेटा आप मुझे बताएं कि 1 ATM में कितने पास्कल होते हैं। तो पास्कल बताने के लिए आप कहेंगे 101325 पास्कल के एक ATM में इतने पास्कल होते हैं। ये थे मुख्तलिफ वैल्यूज किसकी, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी की बात शुरू करने से पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी कि हमने देखा कि कंटेनर में अगर गैस है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खाली जगह स्पेसिस होंगी, काफ़ी एम्प्टी स्पेसिंग होगी। अगर हम उसी एम्प्टी स्पेसिस को ख़त्म करना चाहें कोई भी फोर्स लगा के, प्रेशर लगा के, तो फिर जब वो ख़त्म होगी तो हम क्या बोलेंगे, द गैस इज कंप्रेस्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, ये एक हमारे पास टिन है, इसमें गैस मॉलिक्यूल है, अगर हम इस पे प्रेशर लगाएं फिर इसका एरिया चेक करें और इसका एरिया चेक करें। यहाँ प्रेशर लगने की वजह से क्या हुआ, उसमें जो एम्प्टी स्पेसिस थी, जो खाली जगह थी, वो यहाँ आके काफ़ी हद तक ख़त्म होगी। फिर हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ कंप्रेस्ड स्टेट। कंप्रेस्ड स्टेट, तो कंप्रेस्ड स्टेट को हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, जो हम फोर्स लगाते हैं। फिर हम कह सकते हैं गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, कि गैसेज क्या होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम, कि क्या उनके मॉलिक्यूल्स में खाली जगह होती हैं, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जिनकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, वो हाईली कंप्रेसिबल हैं। तो जब गैस को कंप्रेस किया जाता है तो उनके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और लेस वॉल्यूम हो जाता है। वॉल्यूम क्या करता है, यहाँ डिक्रीज करता है, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज करने की वजह से हम क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड उसको वैल्यू बोलते हैं, या उसको हम बोलेंगे एक कंप्रेस्ड कंटेनर। अगर हम एक अनकंप्रेस्ड और कंप्रेस्ड कंटेनर या कंप्रेस्ड स्टेट को हम बात करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है और इसका वॉल्यूम कम है। ये बात ही कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी होता है किसी भी गैस को कंप्रेस करना, यानी उसके वॉल्यूम को कम तर करना। जी, अब हम बात करते हैं मोबिलिटी की। मोबिलिटी का वर्ड निकला है, जैसे हमने मेटल्स में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का, कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हेयर एंड देयर मूवमेंट शो करते हैं। वो क्या करते हैं, एक यहाँ कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में मूवमेंट करते हैं फ्रीली, विदाउट एनी फोर्स, किसी फोर्स लगने के बगैर वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, मोबिलिटी। गैस मॉलिक्यूल्स आर इन मोबाइल मोशन, इन मोबाइल स्टेट। वो क्या करते हैं, रैंडमली मूवमेंट करते हैं,
हाई काइनेटिक एनर्जी। ये तीन बातें, इन तीन बातों की इलैबोरेशन करते हैं हम एक डायग्राम को देखने के बाद। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये हमारे पास एक कंटेनर है, यहाँ हमने इसमें एक ट्यूब में गैस मॉलिक्यूल्स को फिल किया हुआ है। ये गैस मॉलिक्यूल्स को फिल किया। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी जो क्या है वो काफ़ी कम है, मिनिमम है, लेकिन ना होने के बराबर है। जब भी हम इनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम करेंगे, जो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी यानी मैक्सिमम होगी, ये देखिए इनकी जो मूवमेंट है, इनका जो रैंडम मोशन है, जो मोबिलिटी है मॉलिक्यूल्स की, वो स्पीड अप होगी। ये एरोस ये शो कर रही हैं ये कि इस डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर रहे हैं। किसकी वजह से? जब काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम या हाई हो। कोई भी चीज़ है जब वो एक जगह से मूव नहीं कर सकती, फॉर एग्जांपल एक टेबल ही है, वो खुद ब खुद मूव नहीं कर सकता, हमें लिहाजा उसको क्या करना पड़ता है? फोर्स लगा के पुश करना पड़ता है। जो ही हम फोर्स लगा के पुश करते हैं तो वो मूवमेंट शुरू कर देता है। मोबिलिटी किस वजह से होती है? जो उनमें एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। यही अगर हम बात करें क्यूब में, क्यूब की बात करें तो यहाँ मोबिलिटी नहीं है। यहाँ क्या मोबिलिटी नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई मोशन ही नहीं है। मोशन ना होने की वजह क्यों? क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस ही नहीं है। जब तक एम्प्टी स्पेसेस नहीं होंगी उनकी मूवमेंट शो नहीं हो सकती। इसी तरह हम बात कर सकते हैं मोबिलिटी और रैंडम मोशन रिजल्ट्स इन मिक्सिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। फिर हम क्या करते हैं? दो किस्म के मॉलिक्यूल्स रख लेते हैं यहाँ। ये देखिए, जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम थी, बड़ी स्लोली ये ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन जो इनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, इनकी मिक्सिंग भी शुरू होगी, इनकी कुलैया शुरू होगी। ये बात थी मोबिलिटी की। जी अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी की सबसे पहले बात करते हैं डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, यानी ऐसी को बॉडी उसकी डेंसिटी लाजमी होगी, क्योंकि डेंसिटी के मतलब होता है मैं उसका वजन भी हो और वो जगह भी घेरे। फिर डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं? मास ओवर वॉल्यूम, कि जितना उसका वजन होगा उसको किससे हमने डिवाइड करना है? उसके वॉल्यूम से, यानी उस जितनी उसने जगह घेरी हो। इधर हम बात करते हैं लिक्विड्स की। गैस एंड लिक्विड्स एंड सॉलिड्स की, इन तीनों की डेंसिटी को हम वेरी करते हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल गैस हमारे पास वो एक कंटेनर में है, लिक्विड है वो एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब में है, लेकिन जो सॉलिड है वो हमारे पास क्यूब की शक्ल में है, क्यूब की शक्ल में। अब हम डेंसिटी वेरी करते हैं। हम क्या करते हैं? लाइट मैस हो और मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। लाइट मैस होती है और मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं किसका? गैस का। मोर वॉल्यूम, लाइट मैस यानी वजन में हल्की होती है लेकिन जगह बहुत ज्यादा घेरती है। फिर हम क्या करते हैं? गैस की डेंसिटी को बात करते हैं तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हम डिनोट करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं GaCm3-3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करें, इनमें क्या होगा? हैवियर मैस होगा, लेस वॉल्यूम होगा। यहां कर देते हैवीएस्ट मैस लेस वॉल्यूम।
फिर हम इससे इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डेंसिटी है वो लिक्विड्स की ज़्यादा होती है, 1000 टाइम्स ज़्यादा है किसकी, लिक्विड्स की, और सॉलिड्स की 1000 टाइम्स ज़्यादा है किससे, गैस मॉलिक्यूल से। क्यों, पहली बात तो इसका वजन ज़्यादा है, और अगर वजन ज़्यादा होगा वो जगह भी वो ज़्यादा घेरता है, वजन ज़्यादा होने की वजह से जगह भी ज़्यादा है। लेकिन क्यूब की बात करें तो उसने गैस के बराबर अगर वॉल्यूम नहीं घेरा हुआ, लेकिन फिर भी इसके वजन है, वजन होने की वजह से फिर क्या है, गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है। द डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज कब करती हैं, जब वो लोग कूलिंग पे आए, जब उनको गैस को कंडेंसेशन में लाया जाए तो कंडेंसेशन में क्या लाता है, तो गैस मॉलिक्यूल्स किसकी तरफ शफल होती है, लिक्विड की तरफ। लिक्विड को ठंडा करके हम क्या बनाते हैं, सॉलिड। इसी तरह अगर हम इनको ठंडा करें गैस मॉलिक्यूल्स को, तो फिर क्या हो सकता है, इनकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी और वॉल्यूम इनका डिक्रीज करेगा, क्योंकि उनका मैस बढ़ेगा। ये थी एग्जांपल डेंसिटीज की, कि डेंसिटी ऑफ गैस किस पे डिपेंड करती है, मैस ओवर वॉल्यूम पे। जी नेक्स्ट टॉपिक हमारा बॉयल्स लॉ। अब हम बॉयल्स लॉ को स्टडी करते हैं। बॉयल्स लॉ को स्टडी करने से पहले हम बॉयल्स के मुतालिक देखते हैं कि 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने एक रिलेशनशिप स्टडी किया। उसने क्या कि जो वॉल्यूम है उसका और प्रेशर का और टेम्परेचर का क्या ताल्लुक है। फिर उसने एक ताल्लुक बनाया, किसने, रॉबर्ट बॉयल ने। 1662 ईयर में उसने क्या किया, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर का कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जो तीनों को जोड़े रखता है। जैसे कि हमने आगे स्टेट उसको गैसेस की प्रॉपर्टीज स्टडी की, मोबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी, इवेपोरेशन और एफ्यूजन, डिफ्यूजन और प्रेशर। ये सारा स्टडी करने के बाद हमने क्या किया, उसने एक अपना एक रिलेशनशिप बनाया। रिलेशनशिप में उसने क्या लिखा, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। उसने क्या कहा है, ही ऑब्जर्व्ड कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। क्या कहा है कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएं तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर को इंक्रीज करें तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। ये क्या रिलेशनशिप उसने बनाया। रिलेशनशिप बनाने के बाद उसने कहा कि मेरे पास एक वॉल्यूम के पास गैस है, गैस उसका मैस भी है, वॉल्यूम भी है, लेकिन उस पर प्रेशर अभी कोई भी नहीं है। अगर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम अप्लाई करता हूँ तो प्रेशर कम हो जाता है। लिहाजा उसने क्या कहा, इसको हम अब डिराइव करते हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, V इज इक्वल टू K/P। K is known as constant proportionality। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शन को ख़त्म करने के लिए हमने K लगाया, क्योंकि K क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। अगर हम K की वैल्यू को देखें, K को देखें तो V क्या होगा, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा VP, या PV इज इक्वल टू K। वो कहता है जो मेरे पास प्रेशर और वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है। वो कहता है K की वैल्यू क्या है, हर गैस की डिफरेंट है। कि कहता है K की वैल्यू अगर हर गैस की डिफरेंट है तो बॉयल्स लॉ ने क्या किया, वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो किस पे है, वो एक फिक्स्ड पे है, कि जितना उसका मैस होगा, फिक्स्ड मैस ऑफ गैस इज कांस्टेंट। इसको उसने क्या लिखा, मैस, और ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। वो कहता है कि जितना उसका मैस होगा उस पर जो अगर फिक्स्ड मैस होगा तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या निकलेगा, मैस निकलेगा। कि यानी हम जितना वॉल्यूम पे प्रेशर लगा रहे हैं वो किसके बराबर होगा, वो मैस के बराबर होगा, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। फिर उसने कहा कि अगर हम दो गैसेस का मुवाजना करें, फॉर टू गैसेस करें अगर, तो उसमें हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। कि अगर हम क्या करें, दोनों का किसके बराबर होगा, P1 V1 इज इक्वल टू K, P2 V2 इज इक्वल टू K। और K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खत्म करने के बाद हम क्या लिखेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2। उसने वाव इक्वेशन में उसने ये कहा है कि वेरिएबल्स ये हैं, कांस्टेंट वैल्यू खत्म करने के बाद वेरिएबल्स क्या हैं, कि अगर हमने एक गैस पे प्रेशर और वॉल्यूम लगाया है तो वो किसके बराबर होगा, उससे नहीं, उसी गैस के बराबर होगा जिसका वॉल्यूम और प्रेशर है उतना है, क्योंकि हमारे पास मैथ सेम है।
जब मैसेज सेम होंगे तो उन पर प्रेशर और वॉल्यूम लगने वाला भी सेम ही होगा। ये था रॉबर्ट बॉयल्स का लॉ, जो कि एक नेचुरल फिलोसफर और एक केमिस्ट था। उसने इसकी वेरिफिकेशन किससे की? उसने वेरिफिकेशन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल अपनी वेरिफिकेशन बनाई। एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन अब आप देखते हैं। बोर्ड पूरा आएगा ना? जी, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अब हमने देखनी है। जो रिलेशनशिप रॉबर्ट बॉयल्स ने अपनाया था अपना बॉयल्स लॉ, यानी हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखनी है यहाँ। अब हमने P1 V1 P2 V2 को प्रूव करना है। हमने देखना है कि कैसे वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम होता है और प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है। एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन में हमने 4 कंटेनर्स लिए, ये 4 कंटेनर लिए। हमने क्या किया, उनमें गैस फिल की हुई। गैस फिल करने के लिए अब हमने प्रेशर रखा, यहाँ हमने प्रेशर रखा 2 atm, यानी बहुत थोड़ा सा प्रेशर रखा। देखिए जब जो ही प्रेशर रखा गया, जो इसमें एम्प्टी स्पेसेस थी वो किसी हाल तक कम हुई। हाल तक कम होने के क्या हुआ, जो हमारे पास वॉल्यूम पहले था 1 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम जो था ना 1 डेसीमीटर क्यूब रह गया। प्रेशर अप्लाई की, हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम रह गया। क्या हुआ, कंटेनर्स का थोड़ा सा हिस्सा सिर्फ खाली हुआ। 2 atm के साथ यहाँ तक सिर्फ प्रेशर आया। उस प्रेशर आने के बाद अगर हम नेक्स्ट को अपना देखें तो यहाँ हमने प्रेशर 4 atm कर दिया, यानी प्रेशर हमने डबल कर दिया। प्रेशर डबल करने के बाद देखिए हमारे पास जो वैल्यू यानी वॉल्यूम रह गया वो 0.5 डेसीमीटर क्यूब रह गया। यहाँ तक वैल्यू हम क्या देखें, प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, हमने प्रेशर 6 atm किया और वॉल्यूम हमारे पास 0.25 डेसीमीटर क्यूब, यानी उसका हाफ रह गया। अगर हम पहले कंटेनर की बात करें तो 1/3 रह गया हमारे पास, क्योंकि जो जो हम प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं 4 atm 6 atm। अगर लास्ट में हम अपना लास्ट कंटेनर देखें तो उसमें हमने देखा प्रेशर हमारे पास 8 atm है और वॉल्यूम हमारे पास कितना रह गया 0.125 डेसीमीटर क्यूब। इसमें क्या होगा, जो हमारे पास कंटेनर का जो एम्प्टी स्पेसेस थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी। मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने के बाद क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है वो कम क्लोजर हो गए एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ क्लोज होने के बाद क्या हुआ कि जो प्रेशर है उसने इंक्रीज़ किया, लेकिन जो वॉल्यूम है उसने डिक्रीज़ किया। लास्ट कंटेनर पे जो वॉल्यूम था वो 1/4 पे हो गया, उसके 1/4 वैल्यू, 1/3 वैल्यू, 1/2 एंड सिंपली 1 वैल्यू, ये वैल्यूज थी। फिर इस वैल्यू से उसने क्या किया, देखा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर,
क्या किया उसने, अपना बॉयज़ लॉ जो है वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड कर दिया। जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। अब हमने क्या किया, जैसे हमने प्रेशर के लिए स्केल्स रखे हुए थे, इसलिए हमने पास टेम्परेचर के भी स्केल्स हैं। टेम्परेचर के स्केल्स के पास हमारे पास दो हैं, केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल। इसकी जो काउंटिंग है 0 केल्विन से शुरू होती है और इसकी काउंटिंग होती है शुरू -273 डिग्री सेल्सियस। जी ये दो स्केल्स हमारे पास टेम्परेचर मेजर करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऐसी चीज़ है जहां आइडियल गैस जो है वो बिहेव करे। वो कौन सा टेम्परेचर है, -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। ये ऐसा टेम्परेचर है यहाँ आइडियल गैस जो है उसका जो वॉल्यूम है वो 0 हो जाएगा। आइडियल गैस ऐसी गैस होती है जो कि बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, बल्कि सारे गैस रूल्स को अपनाए, उसको हम आइडियल गैस बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं एक आइडियल स्टूडेंट है, आइडियल स्टूडेंट हम वो कहते हैं जो क्या करता है, अपना काम वक्त पे याद करता है, अपने सारे फ़राइज़ सर अंजाम देता है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है। इसी तरह गैस के लिए भी हमने आइडियल वर्ड रखे हैं। आइडियल का मतलब ये है कि वो अपने सारे रूल्स ओबे करती है। ओबे करने के बाद वो क्या है, उसको हम क्या कहते हैं फिर एब्सोल्यूट 0, कि ऐसा टेम्परेचर जहां आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए, गैस विद 0 वॉल्यूम, ये है उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमारी बात चल रही थी कि हमारे पास दो स्केल्स हैं, केल्विन स्केल्स एंड सेल्सियस स्केल। अगर हमने इसका कन्वर्जन करनी हो, अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की। कन्वर्जन अगर हमने टेम्परेचर सेल्सियस टू टेम्परेचर केल्विन डिग्री या टेम्परेचर केल्विन डिग्री टू टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री करना हो, तो फिर हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर केल्विन डिग्री में हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर लेते हैं डिग्री सेल्सियस में प्लस 273। हमने क्या करना है, 273 उसमें ऐड कर देना है। जब हमने केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है, फिर हमने केल्विन टेम्परेचर लेके उसमें से माइनस करना है 273 डिग्री सेल्सियस। ये है उनकी कन्वर्जन्स। कि अगर हमें कोई क्वेश्चन आ ही जाता है कि आप 32 डिग्री सेल्सियस को 32 डिग्री केल्विन में चेंज करें, तो फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे, टेम्परेचर सेल्सियस लेके 32 प्लस 273 कर देंगे। इसी तरह अगर हम कहते हैं हमारे पास ये टेम्परेचर्स की वैल्यूज़ हैं, ये था हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ओके, अल्लाह हाफिज़। In the last, don't forget to subscribe our channel for more information and knowledgeable videos. Thank you very much. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।